हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। और ये हमारा लास्ट अधिनियम है, लास्ट एक्ट है। एक्चुअली ये बुक में नहीं था, मेरे पास नोट्स थे मेरे अपने, तो मैंने कहा चलो उसको ही शेयर कर देती हूँ। कहाँ मैं ढूंढूँ, कहाँ क्या करूँ, तो नोट्स को ही ला दिया। और वैसे भी लास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड राइटिंग पे जाना नहीं, क्योंकि लाइव क्लास चलती थी और वहीं पे मैं नोट्स बनाती थी। बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता था, इसलिए राइटिंग ज़्यादा हो सकती है आपको, वैसा तो नहीं होगी। मेरी अच्छी सुंदर सी राइटिंग है, जल्दी में भी लिखती हूँ तो भी समझ में आती है। ठीक है, तो लिखते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 42 प्रसूति अवकाश का प्रावधान करता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 42 42 है ना, 42। तो इसको कैसे याद रखोगे? प्रसूति अवकाश। देखो, प्रसूति अवकाश इंसान को कब मिलता है? जब उसे अपने काम से छुट्टी मिल गई, यानी उसकी डिलीवरी हुई और उसको अपने काम से छुट्टी मिल गई, वो अवकाश पर आ गई। और अवकाश पर क्या होता है, इंसान आलस से भर जाता है। भरता है कि नहीं? आलस है, सो ही रहा है, क्योंकि देखो एक तो बच्चा हुआ है तो वैसे ही लोग आराम करने को कहेंगे, और दूसरा काम से भी छुट्टी है तो क्या लेडीज क्या हो जाएगी? आलसी। वह आलसी, वह आलिस, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो वह आलसी हो जाएगी, तो वह आलिस, आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद इसके अंतर्गत मातृत्व लाभ अधिनियम 12 दिसंबर 1961 से लागू हुआ है। 12 दिसंबर से, ठीक है, 12 दिसंबर 1961 से ये लागू हुआ है। लागू का हो सकता है पूछे आपसे, कि वैसे मोस्टली तो डेट ही पूछता है, मतलब ईयर ही पूछता है 1961, लेकिन फिर भी मूड है व्यापम का, तो 12 दिसंबर भी आपको याद रखना है। ठीक है, 12 दिसंबर 1961। अच्छा, अब इसमें ये होगा मातृत्व लाभ अधिनियम में कि ऐसे कैसे याद रख सकते हो कि जब देखो बच्चा होता है, छोटा सा रहता है, तो मतलब कई तरह की प्रॉब्लम आती है। 12 तरह के दुश्मन रहते हैं, वो कोई भी हो सकता है। छोटे छोटे कीट मकोड़े बच्चे को काट सकते हैं, मच्छर होते हैं, वो दुश्मनी है भैया, काट सकते हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। हर तरीके से हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके उसके आसपास 12 तरह के दुश्मन रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, 12 दिसंबर 1961। इसके बाद लागू हुआ था ये। इसके बाद है इस अधिनियम में 30 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं, और अध्याय इसमें नहीं है। ठीक है, अध्याय इसके अंतर्गत नहीं है, सिर्फ धाराएं हैं 30, और 30 की 30 भी हमको नहीं पढ़नी, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अधिनियम में 2017 में बदलाव किए गए थे। देखो, पहले 30 धाराएँ थी, मतलब 30 धाराएँ थी, है अभी भी है एट प्रेजेंट, लेकिन इस अधिनियम में 2017 में कुछ बदलाव किए गए थे। अब पूछ सकता है कि इसमें बदलाव कब हुआ था, संशोधन कब हुआ था? तो कैसे याद रख सकते हो कि देखो, मातृत्व लाभ अधिनियम से लोगों को खतरा था तो इसमें संशोधन कर दिया। कुछ खतरे थे, फिर भी माता और बच्चों के लिए कुछ खतरे थे, तो इसमें संशोधन, तो 17 से खतरा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद पहले मातृत्व लाभ 12 सप्ताह का था। कितने सप्ताह का? 12 सप्ताह। अब 12 सप्ताह को मंथ में कन्वर्ट करो, जितना कितना हो रहा है, 4 महीने का था सिर्फ। कितने महीने का? 4 महीने का था। 12 सप्ताह 4 महीने का था, जो अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। 26 कितना हो जाएगा आपका? 6 महीने और आपके कितने, दो, मतलब आप 6.5 महीने समझो, सब 26 सप्ताह को 6.5 महीने, यानी 6.5 महीने तक अब महिला को जो है क्या दिया जाएगा? अवकाश दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अध्याय 4 क्या बोलती है? अध्याय 4 अब फटाफट से पढ़ लेते हैं अपन। अध्याय 4 में क्या है? देखो, शुरू के 1 2 3 तो आप छोड़ दो, वो और दूसरी जानकारी है, मतलब इसी से संबंधित बेसिक जानकारी है, तो वो एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। परिभाषा बहुत रेयर है पूछ ले तो, और वो हमेशा धारा 2 में होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट धारा 4 दी हुई है, और इसमें पूछा है कि प्रसव अवस्था के कुछ अवधियों के दौरान स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, प्रसव अवस्था के कुछ अवधियों के दौरान, मतलब प्रसव होने वाला है और उसकी कुछ अवधि, कुछ सिलेक्टेड टाइम पीरियड के दौरान स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब ये नहीं है कि 9 ही महीने जब बच्चा पेट में है तब वो काम ही नहीं करेगी, करेगी, लेकिन एक स्पेसिफिक अवधि, जैसे लास्ट के मंथ होते हैं, शुरू के जो मंथ होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो उस दौरान नियोजन पर कुछ इसमें है, वो आप देखो, किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजक यानी बॉस स्त्री श्रमिक को जानबूझकर प्रसव या गर्भपात समाप्ति के दिन के शीघ्र बाद, मतलब जिस दिन उसकी गर्भपात समाप्ति हुई है यानी प्रसव हुआ है, कि शीघ्र बाद 6 सप्ताह तक नियोजित नहीं कर सकता, और ना ही कोई महिला श्रमिक इस अवधि में किसी भी नियोजन में कार्य कर सकती है।
ठीक है। ना तो वो उसको बुला सकता है 6 सप्ताह, जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई 6 सप्ताह तक तो वो कह ही नहीं सकता कि आप आओ काम करो, ठीक है। और ना ही महिला भी जा सकती है, अपनी मर्जी से भी नहीं जा सकती, ये भी अपराध है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद आती है धारा 6। अच्छा, धारा 4 को पहले याद रखने की देख लो। धारा 4 में देखो कुछ भी नहीं है, बस उसकी जानकारी तो है कि आप मतलब 6 सप्ताह तक आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। आप नहीं आ सकते ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछेगा भी तो ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं आपके, देखो मातृत्व लाभ अधिनियम की कौन सी धारा में महिला 6 सप्ताह तक कार्य नहीं कर सकती है। तो 4-6 याद रखो, 4-6 सप्ताह, मुझे क्लियर ऐसे सोचना कि मुझे क्लियर याद नहीं है, 4-6 सप्ताह थे, तो 4 में 6 सप्ताह की बात हुई है, ऐसे याद रख लेना। अब धारा अपन चलते हैं 6। कोई भी महिला श्रमिक जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ पाने की अधिकारी है, मतलब इस अधिनियम के अनुसार अगर वो लाभ पाने के अधिकारी है, वह अपने नियोजक को मातृत्व लाभ या अन्य राशि उसे या उसके नॉमिनी व्यक्ति को देने के लिए तथा इस अवधि के काम से अनुपस्थित रहने का नोटिस देगी, ठीक है। मतलब इस दौरान महिला क्या करेगी कि जैसे उसकी डिलीवरी होती है तो उसे इन्फॉर्म तो करना होगा, तो वही जानकारी दी है कि धारा 6 के अंतर्गत महिला क्या है, अपनी डिलीवरी की जानकारी अपने नियोजक यानी बॉस को देगी, प्लस उससे ये कहेगी कि इस दौरान जब जितने टाइम वो अवकाश पर है, मातृत्व लाभ पर है, इस दौरान जो उसने मतलब उसकी जो सैलरी आएगी वो उसके नॉमिनी को दी जाएगी, ठीक है। और नॉमिनी व्यक्ति को दी जाएगी और कम से और उसमें अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस भी वो देगी कि मैं इतने से इतने टाइम तक नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई है। मतलब डिलीवरी की जानकारी देना, नोटिस देना कि मैं नहीं आऊँगी, प्लस नॉमिनी को हैंडओवर करने की बात होगी कि मेरा जो सैलरी बनेगी वो आप मेरे नॉमिनी को दोगे, ठीक है। यदि स्त्री अपने गर्भावस्था के दौरान नियोजक को नोटिस देने में असमर्थ है या समर्थ नहीं है, तो वह डिलीवरी के बाद भी दे सकती है। मान लो उस पहले तो उसको कब देना है, डिलीवरी से पहले ही उसको जानकारी देना है कि मैं इतने इतने टाइम तक नहीं आऊँगी, ठीक है। उनकेस अगर वो नहीं दे पाई है जानकारी और पहले डिलीवरी हो गई, तो वो डिलीवरी के बाद भी दे सकती है। नियोजक इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता क्योंकि प्राकृतिक है भाई, कभी भी प्रसव हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना उसको क्लियर हो कि मेरी आज शाम को डिलीवरी होगी। हाँ, डॉक्टर्स बता देते हैं कि इस तारीख तक है, लेकिन फिक्स थोड़ी ना है, नहीं बता डिलीवरी के बाद भी दे सकती है, ठीक है। बस इसमें ये जानकारी है और इसको ट्रिक से ऐसे याद रख लो कि 6 सप्ताह का अवकाश चाहिए तो 6 में बता देना, 6 सप्ताह का अवकाश चाहिए तो 6 तक जानकारी दे देना, यानी 6 सप्ताह का अवकाश की जानकारी देने की बात है धारा 6 में, तो 6 सप्ताह की जानकारी चाहिए, 6 सप्ताह का अवकाश चाहिए तो जानकारी दे देना 6 की, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। आगे चलेंगे, अब है आपकी धारा 7, धारा 7 है यहाँ, इसको देखना थोड़ा सा छुप गया, ये मैंने ब्लू से लिख लिया था, पता नहीं क्या सोच के लिख लिया था, ठीक है। धारा 7 ये क्या बोल रही है, महिला श्रमिक की मृत्यु की दशा में अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ या अन्य राशि के हकदार महिला की अगर मृत्यु हो गई तो महिला को मिलने वाले अवकाश की राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। अब वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी ससुराल पक्ष का कोई भी या मायके पक्ष का कोई भी, जिसको उसने नॉमिनी बनाया है। इनकेस उसने आपका नोटिस दे दिया कि मेरी इस तारीख को डिलीवरी है, मैं नहीं आऊँगी, और डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, अवकाश तो मिलेगा ना उसको, अवकाश तो उसका है ही, उसने पहले नोटिस दे दिया है। तो उस दौरान जो सैलरी बनेगी वो कौन देगा, वो उसके नॉमिनी को दे दी जाए, ये धारा 7 में कही है। यानी ऐसे याद रख लो कि महिला के साथ वालों को पैसे मिलेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। मातृत्व लाभ का पैसा किसको मिलेगा, उसके साथ वालों को, यानी धारा 7 में बात हुई है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। आगे चलेंगे, धारा 8 क्या बोलती है, चिकित्सकीय बोनस, है ना, जहां महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व या बाद में देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। जहां महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व या बाद में देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां के मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को 3500 रुपये की चिकित्सकीय बोनस देने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सकीय बोनस निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार की है, जो प्रति 3 वर्षों में इसे बढ़ाकर अधिकतम 20,000 तक कर सकती है। इसमें आया समझ में, इसमें क्या है कि मान लो जहाँ महिलाओं के लिए प्रसव के पूर्व यानी जहाँ वो काम कर रही है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, वहाँ प्रसव के पहले और की देखभाल और बाद की देखभाल में क्या जाएगा आपका, महिला को दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं है,
है ना। जो बाहर जहाँ जहाँ वो बैठ के दूध पिला सके, एकदम खुला खुला सा है वो नहीं पिला सकती वहाँ पे बच्चे को दूध। तो ये चीज़ें क्या है, इस कंडीशन में मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को 3500 रुपये की चिकित्सकीय बोनस देने का प्रावधान है। ठीक है। धारा है वो है धारा 8 चिकित्सकीय बोनक, जहां महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व या बाद में देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को 3500 रुपये की चिकित्सकीय राशि देने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सकीय बोनक निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार की है, जो प्रति 3 वर्षों में इसे बढ़ाकर अधिकतम 20,000 रुपये तक कर सकती है। मतलब सरकार जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, जहाँ महिला की प्रसव के पूर्व भी देखभाल हो और प्रसव के बाद भी देखभाल हो, ऐसी जगह पर सरकार 3500 रुपये की चिकित्सकीय राशि बोनस देने का प्रावधान किया गया। 3500 रुपये उसको बोनस देगी कि हम असमर्थ हैं आपको सुविधा देने के लिए, इसके लिए आपका ये एक तरह से आपको ये अमाउंट दी जा रही है। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, केंद्र सरकार की है, जो प्रति 3 वर्षों में इसे बढ़ाकर अधिकतम 20,000 कर सकती है, इससे आगे नहीं कर सकती, कम चाहे जितना वो कर सकती है। 3500 रुपये ये समझ लो मिनिमम है आपका, और मैक्सिमम 20,000 है। अब सरकार के ऊपर है वो कितना दे रही है, कैसा आप काम कर रहे हो, कितनी आपको सुविधा की ज़रूरत है, इस सब के डेटा के अनुसार आपको लाभ मिलता है इसका। और ये किस में वर्णित है, धारा 8 में वर्णित है। ठीक है। तो ऐसा एक कैसे याद रखोगे, देखो प्रसव पूर्ण में सबसे ज़्यादा देखभाल की कौन से मंथ में ज़रूरत पड़ जाती है, 8वें महीने से। कहते हैं ना बहुत खतरनाक समय होता है ये महिलाओं का, जब गर्भावस्था 8वें महीने में होती है। बहुत मतलब एकदम से आपके यूटेरस पे भी प्रभाव पड़ता है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना है, बेड लौटने में दिक्कत होने लगती है 8वें महीने से। तो ये सब कब से होगा, आपके 8वें महीने से होता है। तो मतलब प्रसव पूर्ण देखभाल और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए धारा 8 है ना। ऐसे रख लेना कि ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है प्रसव पूर्व की देखभाल की, 8वें महीने से, यानी धारा 8 ऐसे याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद देखेंगे धारा 9 क्या बोल रही है, गर्भपात आदि के लिए अवकाश। धारा 9 में वर्णित है, गर्भपात आदि के लिए अवकाश विहित प्रमाण उपस्थित करने पर गर्भपात, विहित प्रमाण पत्र यानी आपको एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि मेरी जो है गर्भावस्था संपूर्ण नहीं हो पाई, उसके पहले ही मिसकैरेज हो गया, ये आपको एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। गर्भपात या गर्भ के चिकित्सकीय समापन की स्थिति में महिला को गर्भपात या चिकित्सकीय समापन के बाद 6 सप्ताह की अवधि तक मातृत्व लाभ की क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो मेरी राइटिंग मुझे ही समझ में नहीं आ रही, मैंने घर लिखा है कि दर लिखा है, कि दर होगा जहाँ तक है, दर से मजदूरी के साथ छुट्टी देने का प्रावधान है। ठीक है। मैं कह रही ना मैंने बहुत जल्दी, यानी वहाँ सर बोलते जा रहा है, मैं लिखती जा रही थी फटाफट फटाफट, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई मैं। तो मैंने दर लिखा है शायद से, कि घर तो हो नहीं सकता, कि घर से लाभ की घर से, एक सेकेंड है, अवधि तक मातृत्व लाभ की घर से मजदूरी के साथ दर होगा, है ना। दर घर देख लो, आपको जो जम रहा हो कर लेना। बाकी मेन तो इसमें ये है कि अगर गर्भपात होता है महिला का, तो उसको कितने सप्ताह की दी जाएगी छुट्टी, 6 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। अगर वो खुद से भी मतलब अबॉर्शन कराती है या खुद से अपने आप हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में अगर वो प्रमाण पत्र जारी करती है, दिखाती है कि देखो भाई मेरा गर्भपात हो गया है, मुझे अवकाश की ज़रूरत है, तो उसको 6 सप्ताह का अवकाश जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए उससे कोई पैसे नहीं पैसे उसको देने होंगे, मतलब बॉस को सैलरी देनी होगी उसको गर्भपात के लिए। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, धारा 9 है और गर्भ पूरा कितने में होता है, 9 महीने में होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया भाई, ये 9 महीना हो ही नहीं पाया, उससे पहले ही गर्भपात हो गया। तो ऐसे याद रख लेना, 9 महीने से पहले जो बच्चा निकल जाए उसे गर्भपात कहते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है। अगला है आप 9A, देखो वंध्यकरण ऑपरेशन के लिए अवकाश विहित प्रमाण उपस्थित करने पर, यहाँ भी ये प्रूफ उपस्थित करने पर वंध्यकरण के लिए, वंध्यकरण मतलब क्या होता है, नसबंदी होता है ना। वंध्यकरण का मतलब नसबंदी के लिए 2 सप्ताह का मातृत्व अवकाश व वेतन दिया जाएगा। अब ये किस में आ रहा है आपके 9A में।
ठीक है। इसमें आपके नसबंदी की बात हो रही है। नसबंदी कराने पर महिला ज़रूरी थोड़ी ना बच्चे बच्चे करते हैं, ये नसबंदी करा के हटो अलग। तो नसबंदी कराने पर कितने का है उसमें 2 सप्ताह का, ज़्यादा नहीं है, 2 सप्ताह नहीं 15 दिन मान लो, 15 दिन में आपको हटाना पड़ेगा यानी बंधीकरण। तो ये भी देखो इसमें भी 9 महीने का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन ए लग गया आगे तो 9A। तो ऐसे कैसे याद रखोगे इसको? देखो इसको ऐसे याद रख लेना कि 9A मतलब अब क्या हुआ, 9 महीने वाले सिस्टम का अंत, 9 महीने वाले सिस्टम का अंत यानी बंधीकरण हो गया। 9 महीने वाले सिस्टम का क्या हो गया, अंत हो गया, ए फॉर अंत। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ए फॉर अंत। ठीक है, ये ए जो दिया हुआ ना, ये ए, ठीक है, ए दिया हुआ ना 9A, यानी 9 महीने वाले सिस्टम का अंत ही कर दिया बंधीकरण करा के। तो ऐसे आप 9A याद रख सकते हो। अब हम आगे चलेंगे, लास्ट पेज आ गया हमारा, और साथ ही साथ हमारा सब्जी वाला भी आ गया जो हमारे वीडियो में रोज़ लगभग आता है। इसका यही टाइम है, मेरा भी यही टाइम है। ठीक है, चलो हम देखेंगे हमारी धारा 11 ये क्या बोल रही है। ये कहती है पोषण विराम। अब पोषण विराम क्या है, कामगारों को दिए जाने वाले दैनिक विश्राम के अलावा, मतलब जो मजदूर हैं उनको डेली जो रेस्ट दिया जाता है, जितना भी दिया जाता है अलग अलग जगह पे अलग, जैसे खाना खाने के लिए या थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थक जाता है मजदूर, बहुत कठिन काम होता है मजदूरी। तो इस काम के अलावा महिला कामगारों को बच्चों को दुग्ध पान कराने के लिए 15 मिनट का प्रतिदिन 15 मिनट का 2 पोषण विराम दिए जाएंगे। मतलब जो उनका डेली का जो रूटीन है सभी का जो विराम दिया जाता है, उसके अलावा महिला मजदूरों को 15-15 मिनट के 2 अवकाश और दिए जाएंगे, जिस दौरान वो अपने बच्चे को दुग्ध पिला सके। तो इसको ये धारा 11 में आता है। और उसको कैसे याद रख सकते हो कि महिला को बच्चों की ज़रूरत, एक एक ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें दूध पिलाना पड़ता है। महिला को बच्चे की एक एक ज़रूरत यानी एक एक यानी 11। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, तो उसमें करना पड़ता है। अब आती है धारा 13, कुछ स्थितियों में मजदूरों से कटौती पर रोक, यानी कुछ परिस्थितियों में आप उसकी सैलरी नहीं काट सकते। वो क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, इस कटौती नहीं की जा सकती कि गर्भावस्था में उससे हल्के काम कराए थे। मतलब आप ये बोल के सैलरी नहीं काट सकते कि अरे हमने तो प्रेगनेंसी में से हल्के हल्के काम कराए थे, कठिन काम तो उसने किया ही नहीं। और सेकंड क्या, उसे दुग्ध पान करने के लिए उसे 2-2 ब्रेक दिए थे हमने, इसलिए इसके सैलरी हम काटेंगे। तो आप ऐसा बोल के उससे नहीं कटौती करा सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो जितना भी तुमने तामझाम जमा है ना, उसका सब क्या हो जाएगा, 13 बच जाएंगे, या 13 हो जाएगा, 3-13 हो जाएगा सारा। अगर तुमने इतना तामझाम फैला के रखा ना, जो व्यवसाय खोल कर रखा हुआ है, सारा चला जाएगा। कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून सजा देगा, और सब 3-13 हो जाएगा। तो 13 में वर्णन है कि आप महिला की अननेसेसरी आप सैलरी नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्रावधान कहता है अनुच्छेद कौन सा, 13। इसके बाद धारा 14 में देखो क्या है, निरीक्षकों की नियुक्ति। समुचित सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी, यानी निरीक्षक होंगे जो कि क्या करेंगे, देखेंगे कि सही इंसाफ हो रहा है महिलाओं के साथ या नहीं, तो इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, समुचित सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। समुचित सरकार से क्या आ जाएगा, केंद्र राज्य जितनी भी सरकारें हैं वो सब मिलकर, समुचित का मतलब ये हो जाएगा सभी सरकारें मिलकर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी, जो जगह जगह चेक करेगी कि यहाँ पर मजदूर महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है या नहीं। और धारा 15 में निरीक्षकों के कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कंप्लीट हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ज़रा बहुत एक्ट कर लिए हमने, हो गए हमारे कंप्लीट एक्ट। जिसने पिछले नहीं देखे हैं तो पिछले देख लो, समझ लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमने सोचा है कि अब हम ICMR रिपोर्ट करा दें, ठीक ना। तो ICMR रिपोर्ट एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है आपकी योजनाएं। 2 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनको ज़रा क्लियर कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा, हम अपनी मर्जी चलाएंगे और फिर आप लोग कहोगे कि हमें ये पढ़ना था, हमें वो पढ़ना था। इसलिए ऑप्शन ए क्या कहता है कि आपको ICMR कराया जाए, और ऑप्शन बी कहता है कि आपको योजनाएं कराई जाएं। तो आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, वोटिंग करिए कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ज़्यादा नहीं लिखना है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके आप लिखिए, तो क्या है आपको फिर उसके अनुसार वीडियोस मिलेंगी। ठीक है,
तो ये आपको करना है, ऑप्शन ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा क्या पहले कराना, जिसकी ज़्यादा वोटिंग, अगर मान लो ज़्यादा आईसीएमआर क्या है तो आईसीएमआर होगी, नहीं तो फिर योजनाएं होंगी, ठीक है। तो बाद में फिर नहीं सुनी जाएगी आपकी कि ये करा दो और वो करा दो, ठीक है। तो बिल्कुल अपने वोट का अपने समर्थन करें ज़रा, ठीक है। वोट क्या करें, वोट दें और मतदान का प्रयोग करें। फिर अपन अगली क्लास उसी की रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।